अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, थैंक वणक्कम। यू। अच्छा, दो कंट्रीज मेरी बड़ी फेवरेट है। अगर मुझे कोई मौका लगे और मुझे कोई जा सकूं तो एक तो यूएई है, दुबई मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे कोई कल मुझे अगर कोई स्पॉन्सर कर दे कि तुम चली जाओ, तुम्हारा टिकट होटल दे रहे हैं, तो मैं पहुंच जाऊंगी। और दूसरी कंट्री जहाँ मैं जा नहीं सकती, मुझे नहीं लगता इस जन्म में जा पाऊंगी, वो है भारत। मुझे बहुत पसंद है और बहुत मेरे दिल के करीब है। मुझे बहुत वहाँ के लोगों के साथ बहुत अटैचमेंट फील होती है, अपने जैसे लगते हैं सब कुछ, और बहुत प्यार भी मिला है वहाँ से। तो ये दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, यूएई और वहाँ के क्राउन प्रिंस आए हैं और उनको लेने डॉक्टर जयशंकर गए। और ये सब हमने एक क्लिप भी देखा। क्या कहेंगे आप, क्या बातचीत होने जा रही है दोनों कंट्रीज में? ये विजिट किस लिए है? इस विजिट के तीन पैराडाइम हैं तीन अगर पैराडाइम कह लें, या तीन लेयर्स हैं, या तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। देखने ऐसे तो ये एक गुजरात समिट इवेंट में आ रहे हैं यूएई में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसके तीन एंगल जो इस विजिट को स्थापित करते हैं या उस विजिट को समझने वालों को चाहिए उसको देखें। नंबर वन, इकोनॉमिक एंगल, जिसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है। नंबर टू, एक इंडिया की कल्चरल ट्रेडिशनल हेरिटेज का एंगल। और तीसरा, कि जो अरब कंट्रीज हैं या जिनको आप अपनी भाषा में खलीजी ममालिक कहती हैं, उनके बीच में एक आमूल चूल परिवर्तन का उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो हम रिवर्स में चलते हैं। पहला, कि अरब कंट्रीज में ये आमूल चूल परिवर्तन क्या है। ठीक है। नंबर वन, जब भारत में आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 वेस्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो टू नेशन थ्योरी के मानने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान दो अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकते, दंगा करेंगे, क्योंकि इन दोनों की सोच अलग है। और इसको न मानने वाले ये कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम नहीं है, एक ही माँ की दो संतानें हैं, इनके कल्चर अलग नहीं हो सकते, इनकी पूजा पद्धति भले अलग हो सकती है। तो जब 370 को हटाया गया तो अरब ममालिक के पास या अरब कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाते कि भाई ये तो एक इस्लामिक बहुल इलाका है इंडिया का, और आप ये कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने वहां पे एमआर को भेजा और कहा जाके मॉल खोलो वहां पे। कश्मीर के में इस्लामिक आतंकवाद ने या रेडिकलिज्म ने, इस्लामिक जिहाद ने वहां पे डेवलपमेंट का सारा रास्ता बंद कर दिया था। वो वहां पे फिल्म बंद कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे, टूरिज्म बंद कर दिया गया था, मंदिरों में दर्शन करना बंद कर दिया गया था, सारी घटनाएं बंद कर दी गई थी। इवन एनआईटी में एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बच्चे इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो वहां के लोकल गुंडों ने आके मारा था। ये हालत थी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की। लेकिन यूएई के क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने भारत के मोदी जी को फोन किया, और भारत ने ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स, और उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अरब अब एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा। वो इस्लामिक ममालिक से के अलावा वो एक इंसानी ममालिक भी बनेगा। धीरे धीरे वर्ल्ड यूनिवर्सैलिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज विच आर कॉमन एंड विच इज कॉमन टू एंटायर ह्यूमैनिटी। हम सब के एक ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये जिसका मुख्य कोर है। आर्टिकल 370 पे अरब ने, जो कि इस्लाम का बर्थ प्लेस है, उसने इंडिया का साथ दिया। नंबर टू, अभी ये जब आ रहे हैं, जब अभी आ रहे हैं प्रिंस अल नह्यान, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बड़े विजनरी आदमी है। ये तब आ रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। आरजू जी, इसकी आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है। अगर वो चाहते तो मना कर देते कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती हुआ है, हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ करके और मंदिर बनाई है, और इस्लाम में एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। पर वो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है।
तो उन्होंने मोदी जी के, आप सोचिए मोदी जी का हाथ कितना मजबूत कर दिया उन्होंने आकर के, और ये रोड शो निकालना, आ भी जाते तो एक अलग है, रोड शो निकाल देना, क्योंकि आज की डेट में मोदी को लोग कहते हैं ये कट्टरवादी हिंदुत्व का फेस है। ये बहुत बड़ी चीज की है जो, इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान का मुसलमान भले हिंदुओं से नफरत करता हो, मगर अरब के मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते। और प्रिंस अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो ये बताएं कि क्या प्रिंस अल नहयान इस्लामिक वर्ल्ड के गद्दार है या प्रिंस अल नहयान अपने देश के गद्दार है? क्योंकि वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं हम तो मोदी के यार हैं। तो जो मोदी का यार है वो यूएई में बरकरार है, और जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान में गद्दार है। भाई क्या बात है? देखें, अगर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो साथ दे रही हैं भारत का, तो वो दे सकती हैं, पाकिस्तान नहीं दे सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो वही जो आपकी वाली बात है कि टू नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो तो फिर हमारे गले पड़ जाएगी जो हमने तो क्या कहा यदि और मुल्क बनाया। आपसे गलती हो गई है तो गलती स्वीकार, जलते हमने भी बहुत गलतियां की। हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था 1991 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी और ये लोग जो विजनरी इंडिया के लीडर हुआ करते थे, ये लोग खड़े होकर के इन्होंने कहा कि टाइम हैज कम टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक दैट वी कैन नॉट फॉलो द सोशलिस्ट इकोनॉमी, अब हमको कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। वो गए कैपिटलिज्म की तरफ, या कैपिटलिज्म से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फ्री इकोनॉमी की तरफ गए। सो पॉइंट ये है कि अगर गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करें कि उस गलती की रक्षा के लिए एटम बम बना लेंगे आप। हाँ, आपने देखा है क्या कभी, आपने आज तक जो हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान को कि उसने कोई गलती को एक्सेप्ट किया हो? पाकिस्तान की हमारे यहाँ तो हिस्ट्री नहीं नहीं होता। है ना आरजू जी, यू आर अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। इसको समझिए सेंटेंस का डेप्थ। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री, पाकिस्तान ओनली हैज प्रेजेंट। क्योंकि जब हिस्ट्री बनती है जैसे कहते हैं ना एंड ऑफ अ बिगिनिंग, जब पाकिस्तान टूटा तो फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि वो मानते ही नहीं उसको, बांग्लादेश की हिस्ट्री मानते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं कंट्री विदाउट पोस्ट बॉक्स। समझ रही है ना? पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट फ्यूचर एंड विदाउट हिस्ट्री, इट ओनली लिव्स इन प्रेजेंट। और वो भी वो कार्व आउट करना चाहते हैं, डिल्यूजनल कंट्री है पाकिस्तान। चलिए आइए हम यूएई के जो आए हैं उनके दूसरे एंगल पे जाते हैं। तो नंबर 1, अयोध्या के मंदिर में श्री राम का, और अयोध्या में मंदिर बनना उत्तर भारत को मंदिरों से साफ कर दिया था इस्लामिक आक्रांताओं ने, ये बात सच है। और भारत के जिस पार्ट में मंदिर ज्यादा है वो पार्ट इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है, और भारत के जिस पार्ट से मंदिरों को साफ कर दिया गया था वो बीमारू स्टेट बन गए। वो रिवाइवल किया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो 6 लेन का रोड बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो दुनिया की सबसे उन्नत एयरपोर्ट बनाई जा रही है। मंदिर बनाया जा रहा है तो वहां पे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हो रहा है, गरीबों को रोजगार भी मिल रहा है, गरीबों को जो स्कीम्स का लाभ होता है, उज्ज्वला योजना, घर घर जल योजना, जो भी है, बहुत तरीके के प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि भारत की जो कल्चरल रिवाइवलिज्म का होना तय था, राम मंदिर उसको फिट करता है। राम मंदिर भारत की चेतना को इतना ज्यादा चेंज करेगा जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि भारत के लोग ये कहने लगे थे कि मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। क्या वो डॉक्टरों की ये बात भूल गए? दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। क्या मंदिर सिर्फ एक अंधविश्वास है? क्या मंदिर में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती? क्या मंदिर में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते? क्या मंदिर में बैठ करके आप स्वयं को नहीं खोज सकते? मंदिर खाली रिचुअल्स का नाम है? तो पॉइंट ये है कि मंदिरों को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि वो जैसे एक तरीके से किसी पाप का स्थान है, वहां पे जाना किसी तरीके का, जिसे कह लीजिए, अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है। आप मस्जिद में कई बार सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां बैठ के चले जाएं और अपनी सुकून को पा सकें, ठीक है ना? आप ये बताइए, मंदिरों में तो जाने के लिए आपने सबको बोला कि मंदिर में जाओगे, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक नेता साहब का बयान आया, मंदिरों में जाओगे तो डॉक्टर के यहाँ कब जाओगे? अगर तुम बीमार हो गए तो डॉक्टर के यहाँ जाओगे कि मंदिर के यहाँ जाओगे? अरे भाई, तो क्वेश्चन ये है कि तुम ये भी तो बोलो, बाकियों को भी तो बोलो कि मस्जिद में जाओगे बीमार हो गए, ये तो नहीं बोल रहे हो। एक ही तरफ का सारा ज्ञान दिए पड़े हो।
तो ये जो आए हैं क्या नाम है, अल नाह्यान साहब, उन्होंने ये बात कह दी कि राम मंदिर का मतलब भारत की कल्चरल हिस्ट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिवाइव होने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भारत की इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस्लाम भारत में फ्रीली प्रैक्टिस तो किया जा सकता है, बट इस्लाम हमारा आइडेंटिटी नहीं हो सकता। जैसे कजाकिस्तान में इस्लाम 70-80% लोग प्रैक्टिस जरूर करते हैं, बट उनकी आइडेंटिटी इस्लाम नहीं है। उनकी आइडेंटिटी उनका नोमैड पना है, उनकी आइडेंटिटी उनकी कजाक लैंग्वेज है, उनकी आइडेंटिटी उनका कजाक खाना है, उनकी आइडेंटिटी उनका कजाक कपड़ा है, कजाक सोचना है। रिलीजन को मानना अलग चीज है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। भारत में इस्लाम का स्वागत है, इस्लाम आप जिसको मानना है प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस्लाम एक आइडेंटिटी नहीं है हमारी। हमारी आइडेंटिटी राम मंदिर है, हमारी आइडेंटिटी भगवान बुद्ध है, हमारी आइडेंटिटी रामकृष्ण परमहंस है, हमारी आइडेंटिटी गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ऋषभ देव महाराज हैं। आप आइए, आपको अगर इस्लाम प्रैक्टिस करना, आपका स्वागत है इंडिया में, आप खुलेआम प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने घर से आपको बैठा के ले चलूंगा, नमाजें पढ़वाऊंगा, आपके लिए मस्जिद भी खोल के दूंगा मैं। लेकिन आप ये कहें कि भारत की वो आइडेंटिटी है, आप भारत की कल्चर को गंदा कहें और गाली दे, ये अनएक्सेप्टेबल है। दूसरे पे आते हैं, तो ये भारत का रिवाइवलिज्म हो गया। 500 साल पहले का क्लॉक, जो गलती की थी उज्बेक आक्रांताओं ने, वो गलती सुधार दी गई। अच्छा, उज्बेकों को दर्द नहीं है, बाबर की तो संतानें नहीं आ रही है वहां से कि भैया उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, हेलो ये क्या हो रहा है भाई, वो नहीं बोल रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान अलग दर्द हो रहा है, और पाकिस्तान के और मुसलमान का तो कोई पावर ही नहीं है। उसने तो जब से पाकिस्तान बना है, सिवाय जिसे कह लीजिए फेलियर्स के, कुछ नहीं देखा। देश बनाया, फेल हो गया, इकोनॉमी बनाई, फेल हो गई, सोसाइटी और कौम बनाने की कोशिश की, फेल हो गई। पहले बनाए कि एक कौम बनाएंगे, सब पाकिस्तानी हो जाओ, फिर कह रहे अब सूबा बनाएंगे, कभी इस्लाम भी चाहिए, जमहूरिया भी चाहिए, तो यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, दूसरा एंगल जो मैं कहता हूं कि पहला इकोनॉमिक था, तीसरा कल्चरल था, दूसरा मैं दिमाग से हो गया। चलिए इकोनॉमिक पे बात कर लेते हैं। अरब मुमालिक को यह पता है कि जो उनके पास एक सडन रिचनेस आई बिकॉज ऑफ द ऑयल, उसका फ्यूचर बहुत लिमिटेड है, 10 साल। आने वाला समय ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर बढ़ चुका है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी में ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी खो चुकी है। द ओनली प्रॉब्लम दैट ऑल्टरनेटिव एनर्जी, जो मेरी जानकारी है, वो फेस कर रही है, वो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जिस दिन स्टोरेज ऑफ एनर्जी आ गई, खेल खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल का जो प्रेजेंट यूसेज है वो 10 से 20% रिड्यूस हो जाएगा। शायद गाड़ियों के कुछ हद तक रह जाए, या गाड़ी भी न चले कुछ कुछ इलाकों में ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है कि जब वो आ रहे हैं भारत में, तो वो भारत में सिर्फ इस्लामिक दृष्टिकोण से नहीं आ रहे हैं, वो भारत में आ रहे हैं भारत अरब की जो हजारों साल का ट्रेड है, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ इंडिया के ट्रेड हुआ करते थे। हम मेसोपोटामिया के कल्चर और सिविलाइजेशन का बहुत सम्मान करते हैं और उसको बहुत आदर भरी नजरों से देखते हैं। तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लाम उनका कल्चरल आउट व्यू हो सकता है, इस्लाम उनका वर्ल्ड व्यू नहीं हो सकता है। इस्लाम उनका इंटरनेशनल रिलेशंस का पॉइंट वो डायरेक्टिव नहीं हो सकता है। पाकिस्तान इस्लाम को इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिस बनाता है, लेकिन अल नह्यान साहब जो हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिस बनाया। जिस दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिस इस्लाम को छोड़ करके इकोनॉमिक्स को बनाएगा, भारत के उसके साथ घनिष्ठतम दोस्ती होगी, क्योंकि कोई भी एक कॉमन सेंस का इकोनॉमिस्ट ये बताएगा कि आपकी इकोनॉमिक्स ग्रो ही तभी करेगी जब भारत के साथ आपके संबंध नॉर्मल होंगे। सो इकोनॉमिक्स, वो आ रहे ट्रेड करने, डेवलप करने, इन्वेस्ट करने, उनको पता है कि इंडिया का फ्यूचर है। दूसरा वाला जो था वो इकोनॉमिक, वो है, मैं भूल गया। तो देखिए टूरिज्म, हाँ टूरिज्म जी, टूरिज्म भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। और यूएई में आप जानते हैं कि किस तरह से टूरिज्म होती है, कैसे प्रमोट करते हैं वो। और बहुत उनका जो दुबई जो है, अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी उनका खर्चा जो है वो उसी से निकलता है। बहुत लोग जाते हैं, बड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे, हर चीज़ है। और भारत में भी अब टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पहले भी होता था, बल्कि मैं तो अपने इससे पहले कई शोज में कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को भी जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम को सही करना पड़ेगा, ताकि वो टूरिज्म के जरिए भी कुछ कमाया जा सके, कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए। देखिए, पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। उसका रीजन है कि आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं पता है। आप नहीं समझ, जैसे ना जब इंडिया दुनिया को जाके बताता है यार आतंकवादी एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो उस समय वो लोग हंसते थे कि यार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने लोगों को गवर्न करने नहीं आता, पॉलिटिक्स नहीं आती है,
तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। अब टेररिज्म एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस और डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया, जो हम 25 साल पहले कहते सारा यूरोप अब वो आज मिलकर कह रहा है। आपके यहां सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहां आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम मतलब है कि कोई आदमी, कोई मान लीजिए वो है गैंगस्टर है, गैंगस्टर से डील करने के लिए लॉ बना देंगे आप। वो जिस चीज में गैंग अपना बना के बैठा है, यदि वो कोई ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, सोने की स्मगलिंग करता है, आप उसको लॉ से डील कर लेंगे, पुलिस का एक्शन करके क्रैक डाउन कर लेंगे। बट आप आइडियोलॉजी से कैसे डील करेंगे? आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, द आइडियोलॉजी क्रिएट्स रिफ्ट्स। एक दूसरे को बर्दाश्त न कर पाने को सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। यदि मैं आपको गोली इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी एग्जिस्टेंस से नफरत है, तो ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसे में आप किसको किसको वो देंगे सिक्योरिटी? सही। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अभी तक गन नहीं बनी है। तो स्टॉप कॉलिंग इट अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। No police and military in the world can tackle the problem that you are having, because it is not at all a security problem. It is essentially an ideological problem. हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी को अलग तरीके से समझ रहा है। हर आदमी अपने आप को, जो उसको एक ही चीज समझ में आती है, अपनी बात को मनवाने का एक तरीका है प्रदर्शन ऑफ फोर्स। जो होगा वो 1 लाख लोग को लेके सड़क पे आ जाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में आता है। वो ये तुरंत कहना शुरू देगा, एनु एनु वट दो तो एनु हर चीज की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कोई भी मसला हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन है, सरतन से जुदा। लेकिन ये चीज तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स कह रहे हैं ना, ये सरतन से जुदा मैंने कभी गल्फ कंट्रीज में किसी को कहते नहीं। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। पेरिस में जो वो स्कूल टीचर था, उसका सर तन से ही तो जुदा किया गया ना। ISIS तो गला रगड़ के काटता था। मगर देखें, मैं यही कह रही हूँ ना कि ये इस तरह की बातें जो है वो ज्यादा आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स में ही मिलती है। आपको ये चीज गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब में या दूसरी कंट्रीज में, वहां पे तो इस किस्म के नारे मैंने नहीं वहां सुने। पे नारा नहीं ले सकते क्योंकि ये लेजिटिमेट वे ऑफ एक्शन है। हमारे यहाँ गला काटना अपराध है, उनका गला काटना लीगल रूप से एक दंड है। वो चौराहे पे आपका गर्दन काटते हैं, आपको डराने के लिए कहते हैं ये एक लेजिटिमेट शरिया प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ आपको आंख बंद करके फांसी की सजा दे देते हैं, गर्दन नहीं काटते। तो लोगों को ये है कि अगर गर्दन काटोगे तो टेरर ज्यादा होगा, डर ज्यादा होगा, लॉ ज्यादा मानेंगे लोग। तो जहां पे गर्दन काटना जब अलाउड है, तो आप कहां से कहेंगे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा? क्योंकि वहां तो हर दूसरे दिन सर तन से जुदा हो रहा है भैया। आप समझ रही है ना? बल्कि अगर आप वहां रहे तो आपको ये लोहे का नेकलेस इतना बड़ा पहनना पड़ेगा कि कहीं आपको कोई लेके ना चला जाए सर तन से जुदा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम करना बंद कर दीजिए, वरना तो स्वात में हुआ क्या हो गया, स्वात में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मिलिट्री एक्शन से जरबे अज़्म तो बहुत बड़ा आपने सॉल्व किया, तो हो गया, जरबे अज़्म खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब OTT आ गया है। मुझे आपकी बात से एक बात याद आ रही है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंडियन फ्रेंड है मेरे, और उनको एक जमाने में पाकिस्तानी कहते थे, हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, हम सर तन से जुदा, ये वो। तो वो मुझसे बात कर रहे थे, कहने लगे कि उन्होंने अपने किसी दोस्तों को बताया कि पाकिस्तान से इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं। तो उनके दोस्त जो थे वो भी ऐसी दोस्ती, जैसे मेरे दोस्त भी बड़े मतलब अजीब किस्म के दोस्त है ना, मतलब। तो वो कहने लगे वो तो सही है, फिर तुम खाना कैसे खाओगे अगर तुम्हारी हाँ। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे तो ये दिक्कत है, ब्रश कैसे करेंगे सुबह उठने के बाद? बहुत दिक्कत होगी, कहाँ छिपा दिया गर्दन मेरा, आप ब्रश करने कहाँ जाए? आप समझ रही हैं? बेसिकली लेट मी टेल यू, जब हम बच्चे थे तो लॉ में जब मैं पढ़ा था तो हमने क्रिमिनल लॉ में केस पढ़ा, ठीक है? उसमें क्या हुआ, उस मेंटल इंसैनिटी को एज अ डिफेंस पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो हम लोग बच्चे थे, हम लोग को पढ़ाया गया मेंटल इंसैनिटी कैन बी एन एक्सेप्शन फॉर अ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो उसमें क्या हुआ कि एक औरत जो थी वो हेल्यूसिनेट करती थी, उसको ना दौरे आते थे। तो एक बार उसको ये दौरा आया तो वो सोची ना कि अपने हस्बैंड का गर्दनवा काट के छिपा देते हैं, ताकि जब ये सवेरे उठेंगे तो इनको ना मुंह हाथ धोने के लिए इनका गर्दन नहीं मिलेगा और हम इनको चिढ़ाएंगे। तो वो सीरियसली में ये कर डाली। वो सुबह उठ के बोल रही है कि उनकी गर्दन वहां छिपाई, उनको बताना मत। तो उनको कौन बताए कि अब वो चले गए भैया? सोए थे तो पति थे, उठे तो देव हो गए वो। आप समझ रही है? तो ये कहाँ की थी, ये कहाँ की स्टोरी है ये? इंडिया के किसी गांव की स्टोरी। ऐसे आपको दुनिया भर में ऐसे केसेस मिल जाएंगे। अच्छा। ये प्री इंडिपेंडेंस का केस। ऐसे ये डेल्यूजनल हेल्यूसिनेशन होता है लोगों को, सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं लोग, उनको हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। तो वो ना वो लड़की वो बाहर बैठ गई और उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। उसके बाद वो ना उसको याद ही नहीं आ रहा था कि वो क्या की है।
अजीब ये बात है। ये तब से हम लोग अपने स्कूल में ये जोक बनाते थे, यूनिवर्सिटी डेज में हम लोग जोक बनाते थे कि भाई छिपा देंगे गर्दन सवेरे, ब्रश करने को तरसोगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड वो जो बात कह रहे हो। खैर, कमिंग टू द प्रॉब्लम, सो ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं इसको, यूरोप डार्क एजेस कहता था। यूरोप ने लड़ाइयां लड़ी, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को मार रहा है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मार रहा है, लड़ाइयां लड़ यूरोप परेशान हो गया। तब उसको समझ में आया कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्योरी का प्रॉब्लम है, ये आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। तब उन्होंने एक शिफ्ट लिया, तब उनके यहाँ लोगों ने किताबें लिखना शुरू की। आप जिस दिन इसको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ये बोलना चाहिए मुझे, जिस दिन आपने टू नेशन थ्योरी की सुरक्षा के लिए जो एटम बम बनाया ना, जिस दिन आपने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया ना और उसको रिविजिट कर लिया और आपकी बात भेजे में घुस गई कि ये जहां लाहौर है वो राम के बेटे का शहर है, तक्षशिला को इस्लामाबाद बनाने से उसकी रूह को चेंज नहीं कर दोगे आप। और अगर मैं एक बार फकर भाई के चैनल पे था तो हमारे एक उनके जो आए थे गेस्ट, बड़े मैं सम्मानित है, वो बोले थे कि हिंदुत्व की वजह से टूट जाएगा इंडिया। तो मैंने उनसे कहा था हिंदुत्व की वजह से ही इंडिया बचा है, बचा रहेगा और हमेशा ही आगे रहेगा। जो हिंदुत्व को मानता है वो एक रहता है, लेकिन आपने तो इस्लाम के बेसिस पे पाकिस्तान को बनाया था, तो अब तो रिविजिट कर लो। अगर हिंदुत्व की वजह से अगर टूटता है इंडिया तो हम हिंदुत्व को रिविजिट करेंगे, आप तो रिविजिट कर लो। बिल्कुल ऐसा है, करना चाहिए। और लेकिन अभी तो खैर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतने अक्ल वाले लोग बैठे हैं जो रिविजिट करने को तैयार होंगे। मगर ये जरूर है कि जो यूएई और भारत के बीच में जो बातचीत चल रही है या आगे जो बढ़ेगी, हम जरूर उसके ऊपर नजर रखेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं मैं, अगर आप बुरा न माने तो। जी जी प्लीज एक मुदाखलत करवानी थी आपसे, अकल का दखल दे देना प्लीज। बिल्कुल करते, करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्या जा पाए, बहुत अच्छा लगा, हमेशा ही आपसे बात करके अच्छा लगता है और बहुत जल्दी हम फिर मिलने वाले हैं। थैंक यू। थैंक्स सो मच।